फ्रेंड्स, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। पिछली बार हमने पूरा सिलेबस देखा था कि क्या क्या चैप्टर है, उनमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम फिजिक्स का 10th क्लास फिजिक्स पहला चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये दोनों फिनोमेना हैं किसके? लाइट के। अब जैसे हम देखते हैं आज जो लाइट है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल चीज है, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं वो भी लाइट की वजह से देख रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज। ठीक, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे लाइट को, फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चार टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक बहुत हैं और भी हैं। इसके बाद में हम देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन, लेंस, मिरर, लेंस के फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला और बहुत सारी चीजें। लेकिन आज हम ये चार टॉपिक क्लियर करेंगे यहाँ पे बैठ के, और चारों टॉपिक में देखेंगे। बहुत अच्छे से पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये चीज कितनी इंपॉर्टेंस है। वेट इसका मार्क्स में वेटेज तो है ही है, लेकिन ये डेली लाइफ में भी बहुत यूज आती है। हम जहां भी जो भी चीजें देखते हैं वो ये। अब सबसे पहले शुरू करते हैं लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। लाइट is a form of energy that enable us to see things or objects। नॉर्मल थिंग्स भी ऑब्जेक्ट्स भी एक ही चीजें होती है। अब देखिए, जैसे मैं इस मार्कर को देख पा रहा हूँ, किसकी वजह से देख पा रहा हूँ? लाइट की वजह से। एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए हम रात में सो रहे हैं, सब अपने घर में हम लाइट बंद करके सोते हैं। उस टाइम पे अगर आपको प्यास लगी तो, और आप पानी की बोतल ढूंढने के लिए रूम में उठो, लाइट अगर आप नहीं चला रहे तो क्या बिना लाइट जलाए आप उस पानी की बोतल को उठा के देख सकते हो, उठा के पी सकते हो? क्यों? जबकि आपको पता है कि हाँ पानी की बोतल जो है वो टेबल पर रखी है, लेकिन आप उसको नहीं उठा पाएंगे। और अगर उठाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से, किसी ऑब्स्टेकल से टकरा जाएंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे सामने लाइट नहीं होती है। अब जैसे मार्कर हम देख रहे हैं तो इसमें कैसे देख पा रहे हैं? लाइट आई, लाइट की जो वेव्स है, जो रेज हैं, वो इसके ऊपर इमिट हुई, यहां से वो रिफ्लेक्ट होकर अपनी आईज पर गई, और आईज से हमें चीज दिख गई। तो मतलब इससे हमें दो चीजों का पता चला कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ी। पहली लाइट की और दूसरा आइज की। किस चीज के लिए? टू सी एनी, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें ये दो चीजें जरूरी है। अगर इनमें से कुछ भी चीज एब्सेंट हुई तो हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे अगर किसी के पास आंख ही नहीं है, अब चाहे उसको तेज धूप में बाहर भेज दो, क्या उसको कुछ दिखाई देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास आईज ही नहीं है। मतलब उसकी इमेज कहां बनेगी? तो हम देख नहीं पाएंगे। दूसरा लाइट, अपने पास बहुत अच्छी आईज है, मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास, जिसके पास आईज है। अब वो लाइट बंद हो गई, वही रात वाला सीन कि रात में आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हमारे पास रोशनी नहीं है। उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर लाइट की रेज अपनी आंखों पर आई नहीं पाएंगी, तो हम देख नहीं पाएंगे। इसका एक और चीज है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर आपको दिख रहा है, और ये सॉरी ये डस्टर आपको दिख रहा है, और ये मार्कर है। अगर मैं इस मार्कर का कैप लेता हूं और इस डस्टर के पीछे कर देता हूं, तो क्या ये आपको जो कैप है, ये कैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि जो इससे आने वाली जो ऑब्जेक्ट्स है, मुझे तो दिख रहा है ये जो कैप है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि आपके आंखों के पास जो इससे मार्कर के कैप से टकरा कर जो रेज आपकी आंखों पर जानी चाहिए, वो इसकी वजह से रुक गई है,
डस्टर की वजह से रुक गई है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। जो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लाइट क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है, एनर्जी की, और यही इनेबल करती है हमें किसी भी चीज को देखने के लिए, मतलब ये एसेंशियल चीज है, इससे ही हमें दिखाई देता है। और अब देखते हैं कि इसका प्रोपगेशन कैसे होता है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती है, उनमें से कुछ हम पढ़ेंगे भी, कुछ हायर स्टडीज के लिए भी रखेंगे। जैसे अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, मतलब उसकी जो रेक्टिलिनियर, इसका जो प्रोपगेशन होता है प्रोपगेशन ऑफ लाइट वो स्ट्रेट लाइन में होता है। अभी तक हमने यही पढ़ा है। तो अर्लियर जो क्लासेस थी 6, 7, 8, 9 हमने हर जगह यही पढ़ा है कि रेक्टिलिनियर होता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अगर इस लाइट के, जैसे मान लीजिए लाइट की रे और यहाँ पे कोई हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इससे टकरा के मुड़ भी जाती है, मतलब इसकी टेंडेंसी होती है कि बैंड होने की, लाइट की टेंडेंसी होती है बैंड होने की। अब ये जो टेंडेंसी है इसके ऊपर जो फिनोमेना डिपेंड करता है उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। हम डिफ्रैक्शन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हायर स्टडीज में, हायर क्लासेस में जब जाएंगे तब हम डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम केवल ये पढ़ेंगे कि इसका मतलब ये तो नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अगर ये प्रोपेगेट करता तो ये चीज नहीं होती ना, ये चीज नहीं होती, डिफ्रैक्शन नहीं होता। लेकिन हम डिफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं, तो इसी से पता चलता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि वेव फॉर्म में भी ट्रैवल करता है। किस फॉर्म में, वेव फॉर्म में भी ट्रैवल करता है। अब इसकी जो नई थ्योरी आई है, नई, उसको बोलते हैं न्यू मॉडर्न थ्योरी। यहां लिखा हूं मैं न्यू क्वांटम थ्योरी। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि लाइट का नेचर वेव नेचर नहीं होता है, ये दो नेचर रखती है, डुअल नेचर। क्या बोलते हैं इसके नेचर को? अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए, छोटे क्वेश्चन में आ जाए कि लाइट का नेचर कैसा होता है, तो लाइट का नेचर होता है डुअल नेचर। लाइट हमेशा डुअल नेचर शो करती है। डुअल नेचर कौन कौन से? एक तो पार्टिकल फॉर्म और दूसरी होती है वेव फॉर्म। अब इस क्लास के अंदर मतलब 10th तक हम क्या पढ़ेंगे, इसके वेव फॉर्म पे डिपेंड पढ़ेंगे। क्वांटम इफेक्ट हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे हायर क्लास के अंदर। अभी हम जो पढ़ेंगे वो सारे के सारे फिनोमेना किस पे डिपेंड करते हैं, रे फॉर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सनलाइट जो हमारे पास आती है वो किस में आती है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में आती है, जिनको हम बोलते हैं क्वांटम। क्या बोलते हैं इसको, फिर से इरेज कर रहा हूं मैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट्स बना लीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। सनलाइट जो हमारे पास आती है वो किस फॉर्म में आती है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, और इनको क्या बोलते हैं, फोटोन या फिर ये बोलते हैं। क्वांटम इफेक्ट की वजह से क्वांटम बोलते हैं, ऐसे हम नॉर्मली इसको फोटोन ही बोलते हैं कि फोटोन्स के साथ आती है ये चीज। अब इसी को, अब डुअल नेचर हो गया ना कि वेव फॉर्म भी है और यहाँ पे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, मतलब पार्टिकल फॉर्म भी हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझने की। अभी तो हमने केवल लाइट देखा है, लाइट एसेंशियल चीजें हमने बोल दिया, बहुत नेसेसरी है हमारे लाइफ के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। सर्दियों में हम देखते हैं इससे एनर्जी, हीट एनर्जी आती है, क्योंकि सनलाइट हमें जरूरी होती है, धूप की जरूरत होती है। ठीक है, तो लाइट हमारा हो गया है, क्योंकि लाइट नॉर्मल है। इसकी डेफिनेशन आप ये लिखते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। अब देखिए इसके बाद में हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है लाइट। किसकी प्रॉपर्टी होती है, लाइट की। दूसरा टॉपिक ले लेते हैं हम, इसको मैं, चलो वहां लिखते रहते हैं आपको रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है कि अगर लाइट आ रही है, जैसे मान लीजिए ये है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, लाइट इस पे आई, लाइट रेज जैसे मान लीजिए लाइट रे आ रही है, तो यहां से टकरा के इस पे इमिट होके और यहां से इंसिडेंट, यहां से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
मतलब बाउंस बैक हो जाना। नॉर्मल अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो बाउंस बैक हो जाना, मतलब लाइट, अगर इसकी डेफिनेशन लिखी, सो लाइट रेज बाउंस बैक फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। नॉर्मल बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए कि सन आपने एक टॉर्च ली, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, टॉर्च ली और घर पे एक मिरर रखा है, उस मिरर के ऊपर उसका फोकस डाल दिया अपन ने, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर और अपने को वॉल पे दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि यही जो प्रॉपर्टी होती है, यही फिनोमेना जो होता है रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब इसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत होगी? इसके लिए हमें नॉर्मली हमें क्या चाहिएगा? एक मिरर चाहिएगा, जिसके ऊपर जो एक साइड पे हम क्या कर देंगे, एक कोई भी शाइनी सरफेस का कोट कर देंगे, ठीक है। मैं इमेज से बना के बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये तो है हमारा मिरर, ये इसका एक सरफेस हमने कलर कर दिया, कोई भी किसी भी शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस या फिर कलर, ठीक है, ये कर दिया। अब यहां से अपना सन है। अब हम हमेशा एक चीज देखते हैं कि सनलाइट जो आ रही है वो जब वैक्यूम में और एयर में आएगी तो वो सीधी रहेगी, ठीक है। तो ये आई यहाँ पे, ये आ गई। अब इसको बोलेंगे इंसिडेंटली, क्योंकि किससे आ रही है? सन से। ये हमारा सन है। अब ऐसे मत सोचना कि सन इतना बड़ा है, व्हाइट बोर्ड पे कैसे आ गया। तो ये जैसे हम एक इमेज बना रहे हैं, यहां से ये आई, ये हमारा है नॉर्मल, क्या है? मिरर का नॉर्मल। अब यहां ये टकराई तो देखिए, अब ये वापस, क्योंकि हमने यहाँ पे कलर कर दिया तो ये पार तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि मिरर है, मिरर का मतलब ग्लास है, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे किसी भी कलर का कोट कर देते हैं, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये फिनोमेना जो होता है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब किसी भी, अगर लाइट रे ट्रेवल कर रही है, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आया, उस ऑब्जेक्ट से वो कोलाइड करके टकरा के वहां से उसका वापस बाउंस बैक कर जाना, यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। यहाँ पे अब इसके अंदर हमें ध्यान रखने की कुछ चीजें होती है, क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पहले इसका समझ लेते हैं कि ये सब क्या क्या चीजें। इंसिडेंट रे हुई, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हमारा मिरर, और ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी, ये एंगल है एंगल आई। क्या है? एंगल आई। यहां लिख देता हूं, एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लीजिए, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है एंगल आर। कौन सा है? एंगल आर। एंगल आर को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सब चीजें समझ आ गई। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम अगर आपको याद है तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कभी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिरर है, मतलब कोई भी सरफेस, यहां से सन रे आई, एकदम इस पॉइंट पे आके गिरी, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये नॉर्मल है हमारा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इससे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। लॉज ऑफ, हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ, जो रे है, जो जितना भी एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ,
इंसिडेंस होते टाइम उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। मतलब छोटा बना देता हूँ इस डायग्राम को, ये रहा अपना मिरर और ये नॉर्मल हो गया, ये रे ये ठीक नहीं बन रहा, फील होना चाहिए कि हाँ एंगल बराबर है, लगभग बराबर है। ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। अब ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों बराबर हो गए। मतलब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल, पहला मतलब हमेशा हमारा जो इंसिडेंस एंगल होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा किसके, रिफ्रैक्शन रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। All three things always remain in same plane. किसमें, all three stay in same plane। मतलब ये तीनों चीजें, ये वाली रे, ये वाली रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में रहेंगे, डिफरेंट में नहीं होगी, सेम प्लेन में रहेगी, ठीक है। ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना, लॉ, ये जो रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे तो इमेज फॉर्मेशन में दो आएंगे हमारे पास, इमेज फॉर्मेशन ऑन मिरर और ऑन लेंस। तो मिरर के ऊपर जो भी इमेजेस बनेगी वो रिफ्लेक्शन की वजह से बनेगी। किसकी वजह से बनेगी, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इमेज फॉर्मेशन हम मिरर पढ़ रहे होंगे, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, इन सब पे पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे हमें इसकी फिर से जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बारे में पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर, रिफ्रैक्शन के ऊपर। रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्शन आपने कभी भी, जब हम छोटे थे, छोटी क्लास में पढ़ रहे थे, तो कांच के ग्लास के अंदर कभी चम्मच रख के देखिए आपने, वो चम्मच हमें थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है ना। अभी कभी देख लेना आप, एक कांच की या फिर कोई भी बोतल लीजिए, ट्रांसपेरेंट बोतल, उसके अंदर पानी भरिए आधा, और उसके अंदर कोई भी पेंसिल, पेन, कुछ भी डाल दीजिए, उसको टेढ़ा डाल दीजिए, जैसे भी आपको इच्छा है वैसे रख दीजिए। जब आप उसको बाहर से देखेंगे तो आपको थोड़ा टेढ़ा दिखेगा। ये जो फिनोमेना होता है ये उसी पे बेस्ड है। वो पेन हमें टेढ़ा क्यों दिखता है, वो टेढ़ा दिखता है हमें रिफ्रैक्शन की वजह से। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। थर्ड पॉइंट, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं। पहला पॉइंट, मीडियम, नॉर्मल है, इंसिडेंट रे रहेगी, रिफ्रैक्टेड रे रहेगी, ठीक है। नॉर्मल, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड। अब ये तीनों चीजें, देखिए मीडियम, मैंने सबसे पहले मीडियम क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए लाइट जो है उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सन का है, सन के साथ तो वैक्यूम है ना, एयर तो हमारे एनवायरनमेंट में है केवल, उससे ऊपर तो वैक्यूम है। तो मतलब जो सन में है, सन वेव जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, लेकिन वैक्यूम में उनकी स्पीड अलग होगी, वैक्यूम में उनकी स्पीड अलग होगी, एयर में उनकी स्पीड अलग होगी। जैसे वैक्यूम में उनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है। लेकिन जैसे ही एयर में आती है तो ये थोड़ी सी स्लाइटली कम हो जाती है, वाटर में जाती है तो और भी कम हो जाती है, ग्लास में जाएगी तो और कम हो जाएगी।
ये चीजें, अब वो चीजें डिपेंड करती है मीडियम पे। मीडियम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, यहां समझा रहा हूं, इनको हटा देता हूं क्योंकि नॉर्मल और ये तो सेम ही रहेगा। मीडियम बताता हूँ, मीडियम क्या होगा, मीडियम कोई भी ऐसी, जैसे साउंड वेव की बात करें, साउंड वेव को प्रोपेगेट करने होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, कोई सॉलिड हुआ। वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाती है, वैसे ही यहाँ पे मीडियम। तो मीडियम देखो, कोई भी ऐसा चीज जहाँ पे वो जो वेव फॉर्म है, जो हमारी लाइट है, वो ट्रैवल करता है। अब इसको टू टाइप्स के होते हैं। पहला रेयर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके एग्जांपल लिख देता हूं जिससे आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। एयर, वाटर, ठीक है, एयर और वाटर। अब देखिए एयर को रेयर मीडियम में क्यों रखा है, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। एयर के पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, दूर दूर होते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी कम होती है, राइट। तो डेंसिटी कम होती है इसलिए उसको रेयर मीडियम बोला। और डेंसर मीडियम वाटर के पार्टिकल्स पास में होते हैं। स्टोन आ गया, उसके पार्टिकल्स और भी पास में होते हैं, मेटल्स आ गए, उनके और भी पास में होते हैं। तो ये सब जो है डेंसर मीडियम आते हैं। दोनों का मीडियम का आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन समझने के लिए हमें मीडियम की बहुत जरूरत है। क्योंकि रिफ्रैक्शन का नॉर्मल फिनोमेना है, वो केवल इसी में बेस करता है कि जब लाइट की वेव जो है, लाइट की जो रे है, वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वो टेंडेंसी शो करती है बैंड होने की। अब वो बैंड जो होगी वो डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर। अब इसकी पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है लाइट is traveling from one medium to another medium, ठीक है, then it bend towards the normal or away from the नॉर्मल। देखिए नॉर्मल डेफिनेशन ये होगी इसकी, क्या होगी कि जब भी कोई लाइट रे है वो ट्रेवल कर रही है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, एक मीडियम को पास करके दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे एयर को पास करके वाटर में चली गई, वाटर को पास करके ग्लास में चली गई, तो वो क्या करती है, बैंड हो जाती है। किसके तरफ, या तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है या फिर नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती है। अब ये जो डिपेंड करेगा ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। क्या, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेहतर ये होगा कि आप इस चीज को समझकर अपने खुद के नोट्स बनाएं। अगर आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम के लिए याद हो जाएगी और अच्छे से समझ भी आएगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब ये दो चीजें बताते हैं मीडियम के ऊपर डिपेंड कैसे करता है। फर्स्ट, if ray is traveling from rare medium to denser medium, it bent towards the normal, it bent towards the normal, ठीक है। इसको हम अभी डायग्राम बना के भी समझेंगे, तब आपको ये सब चीजें वापस से क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज देखिए कि जब भी जैसे एयर से और वाटर के अंदर गई, तो वो हमारा जो नॉर्मल, जैसे ये नॉर्मल है, यहां से एयर से वाटर में गई, ऐसे है, यहां से एयर और वाटर है, नीचे वाला वाटर है, तो अब अगर हमारा ये नॉर्मल है तो इसकी तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा इसके रिवर्स, इसके उल्टा हो, इफ इट comes from
denser medium to rare medium, then it bend away from नॉर्मल। अब देखिए मीडियम हमारे पास दो ही है, या तो रेयर या डेंसर, दो ही है ना, या तो रेयर होगा या डेंसर होगा। तो रेयर या डेंसर होगा तो अगर रेयर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ उठ जाएगी, डेंसर से रेयर में जा रही है, वाटर से एयर में चलेगी वापस, वाटर से ग्लास में चलेगी। तो देखिए वाटर और ग्लास दोनों डेंसर है, लेकिन वाटर के लिए ग्लास जो है वो ज्यादा डेंसर है, राइट। तो उस सिचुएशन में वाटर और ग्लास में वाटर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम, और ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो उस सिचुएशन में वो नॉर्मल से दूर की तरफ होगी। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं हम अभी। ये नीचे बना देते हैं इसको, ठीक है। ये यहां से ये हमारे सूर्य देवता है, यहां से बिल्कुल सीधी, तो ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे। ये हमारा हो गया नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये हमने अभी पढ़ा था कि सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन ये वाला तो अब ट्रांसपेरेंट है तो ये अंदर की तरफ जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो ये निकलनी तो हमारे हिसाब से ऐसे चाहिए, सीधी। इससे बना देते हैं, ऐसे निकलनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम क्योंकि मैं फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप प्रॉपर स्केल से लेकर बनाएंगे, जिससे डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने। अब ये जो नॉर्मल, ये वाला जो मीडियम था अपना, रेयर मीडियम है, क्योंकि सन से आ रही है तो ऊपर एयर होगा, और एयर क्या होता है, रेयर मीडियम। और ये जो हमने प्लेट मानी है किसकी है, ग्लास प्लेट। तो ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब ये इसकी तरफ बैंड हो जाएगी, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, ऐसे, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे नहीं यार, अब इसको यहाँ से वापस बाहर निकाल, तो ये दूसरा नॉर्मल हो गया। ये अगर हम इसको मानते हैं एन डैश मान, एन मान लो इसको, एन नॉर्मल है, तो यहाँ पे एक दूसरा नॉर्मल ले लो, एन डैश। अब ये वाला डेंसर, ये वाला कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, इससे वापस किस में निकल रही है, रेयर मीडियम में। तो ये इस नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब ये वापस निकलेगी, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला, ये इसको मान के चलिए ग्लास का प्लेट, यहां से रे एंटर हुई, तो यहाँ पे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी ऐसे, इसको देखिए यहाँ पे दिख रहा हो तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, और यहां से वापस दूर हो जाएगी। तो ये दूर, ये जो बाहर निकलेंगी दोनों रेज, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कैसे होंगी, पैरेलल होंगी हमेशा, मतलब ये वाली रे और ये निकलने वाली रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। ये वाला एंगल कौन सा हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये वाला एंगल कौन सा हो गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। कौन सा बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट, क्योंकि वापस से जो रे है वो इससे वापस से बाहर निकल रही, तो इसको रिफ्रैक्टेड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रे ऑफ इमर्जेंट। ये है हमारा फिनोमेना। अगर आप डायग्राम में देख रहे हो तो केवल ये है। इसको एक बार आप डायग्राम को फिर से देख लो, मैं फिर से बता रहा हूँ। सन से एक रे आई सीधी, यहाँ पे एमिट हो गई, ये हमारा नॉर्मल है। जब उस वॉल को, जो पहले वाली सरफेस है ग्लास की, उसके अंदर एंटर हुई तो रेयर से डेंसर में नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, फिर नीचे गई। अब नीचे जो दूसरी लेयर है ग्लास प्लेट की वो आ गई, वहां से बाहर निकली तो वापस बाहर क्या है, एयर है। एयर है तो ये अवे ऑफ द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, यहां पे
ये हो गई और ये यहां निकलनी चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम समझो और इस डायग्राम को ढंग से अच्छे से दिमाग में उतारो, क्योंकि यही डायग्राम अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हमें यही डायग्राम बनाना है, पहले इसी से शुरुआत करनी है, फिर उसके बाद में लिखना है, इसके लॉस जो होंगे वो भी बाद में लिखने। लेकिन अभी हम सबसे पहले इस डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, पूछिए, जिससे और क्लियर मैं आपको और बता दूंगा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो। वैसे रहना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसके लॉस देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉस थे तो रिफ्रैक्शन के भी लॉस होंगे कुछ ना कुछ। तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम लॉस की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन तो आपको समझ आ गया होगा, रिफ्रैक्शन तो आपको समझ आ गया होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक मीडियम से, अगर हम नॉर्मल केवल सीधा बात करें, ये है, ठीक है, ये एक मीडियम है रेयर, ये डेंसर और ये रेयर, केवल ओवरव्यू, ये अब ये निकलनी चाहिए थी लाइट रे ऐसे, लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। यहाँ एक और नॉर्मल मान लेते हैं, ये इससे यहाँ निकलनी चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे हो और इसके पैरेलल। अब ये भी ध्यान रखना है इमर्जेंट रे जो होगी वो हमेशा इस रे के पैरेलल होगी। ठीक है, अब इसके लॉस पढ़ लेते हैं। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसके दो लो में, पहला वाला लो तो आप हमेशा ये याद ही कर लो कि रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में दोनों में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में क्या होगा कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन में तो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्शन में तो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। ऑल थ्री एग्जिस्ट इन सेम प्लेन। लेकिन दूसरा लॉ, और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। मैं इस सारे को मिटा रहा हूं जिससे अपन समझ पाए उसको अच्छे से। सेकंड है द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ refracted ray always be a constant। क्या होगा? Constant। And this phenomena, this law is called मतलब जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये रेशियो की जगह इसको लिख सकते हो साइन। ठीक है, द साइन ऑफ, रेशियो तो होगा ही होगा, द साइन ऑफ एंगल, इन दोनों का रेशियो कैसे लिखेंगे इसको? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये चीज और इसी को केवल जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को ही बोलते हैं स्नेल्स लॉ। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी एंगल, जैसे मान लीजिए ये है, यहां पे आया, ये हमारा नॉर्मल है, निकलना चाहिए ये, तो ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। तो एंगल आई की वजह से 30 डिग्री है और इसका 15 डिग्री हो गया। ठीक है, या फिर इसको 45 कर दो और इसको 30 कर दो, तो क्या होगा? साइन 45 अपॉन साइन 30।
और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। क्यों? क्योंकि साइन, जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, थीटा में कोई भी वैल्यू अगर आप डालोगे और अपॉन में साइन थीटा में कोई भी वैल्यू डालोगे तो उनकी वैल्यू जो निकलेगी सामने वो क्या निकलेगी? कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू निकलेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो ये है, इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब इसी पे डिपेंड करता है हमारा लास्ट का टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां बताऊं, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू को ही क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि जब भी ये मीडियम्स बदलेंगे, जैसे एयर और ग्लास के लिए ये वैल्यू अलग आएगी, एयर और वाटर के लिए ये वैल्यू अलग आएगी, वाटर और ग्लास के लिए ये वैल्यू अलग आएगी, एयर और डायमंड के लिए ये वैल्यू अलग आएगी, राइट? तो ये जो वैल्यू है डिपेंड करेगी, ये जो कांस्टेंट है डिपेंड करेगा हमारे मीडियम्स के ऊपर, और उसी चीज को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम हो इसमें कुछ भी तो आप फिर से पूछ लेना, कमेंट में बता देना। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का, जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या क्या पता चलेगा ये भी हम देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ sin i n sin r is called रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अपन एयर के लिए देखें 0.3 होता है, 1.003 होता है, जो होता है वो 1.3, वाटर के लिए होगा 1.33। अब वाटर के लिए 1.33 होता है, आइस के लिए 1.31, ये बढ़ता रहेगा। सबसे ज्यादा होता है डायमंड के लिए, डायमंड के लिए होता है 2.72, रूबी के लिए होता है 1.71, क्राउन ग्लास के लिए 1.52। ये कुछ वैल्यूज है जो आप याद कर लो, जैसे वैक्यूम के लिए 1 होता है। इनमें से कुछ वैल्यूज याद कर लो क्योंकि इनके ऊपर बेस न्यूमेरिकल आ जाता है। अब हम ये देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हम ये देखेंगे कि ये किस किस चीज, इसके अंदर क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं, मतलब क्या क्या चीज इस पर डिपेंड करती हैं। पहली बात तो ये अपन को समझ आ गया कि ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है लाइट ऑफ द स्पीड इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स। रेयर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, इसका फॉर्मूला भी है, लिखते हैं अपन, अभी देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। इसको डिनोट करते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with the respect of फर्स्ट मीडियम। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा हम किस पे देखते हैं? सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with the respect of second मीडियम। ठीक है, ये इसको डिनोट करने का तरीका मैंने बताया आपको। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। इसके फॉर्मूले बहुत होते हैं। सबसे पहला अपन लिखेंगे वो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये लिखा हूं मैं, अपॉन
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये भी है। ठीक है, और ये मैंने बताया ही सबसे पहले सबसे इनकी वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट आएगी, पहले भी बोल रखा है, क्योंकि इनको सॉल्व करने पे स्पीड ऑफ लाइट कुछ भी अगर एक वीडियो में पूछे दूसरे वीडियो में पूछे तो उसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, वो भी कांस्टेंट होगी ये भी कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट ही अपना आंसर आएगा। साइन आई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, साइन आर की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जो भी आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। अब इसकी डिपेंडेंसीज देख लेते हैं, इसके इफेक्ट्स देखते हैं, ये हमें क्या क्या बताता है वो देखते हैं। ये हमें तीन चीजें बताता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या 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 बताता है हमें, तीन चीजें। पहली चीज जो बताता है वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम, क्या बताता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। दूसरा बैंड ऑफ, अब ये बैंड फ्रेंडशिप बैंड मत समझ लेना है, ये बैंड है कि जो अपनी रे ऑफ लाइट है हमारी वो नॉर्मल की तरफ कितना मुड़ रही है या फिर नॉर्मल से दूर कितना मुड़ रही है, वो चीज। और तीसरा स्पीड और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, बैंड ऑफ लाइट रे एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये तीनों चीजें हमें पता चलती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मैंने आपको वैल्यूज भी बता दी है कि वैल्यूज क्या क्या है। एयर की वैल्यू है, सबसे पहले वैक्यूम से शुरू करो, वैक्यूम की वैल्यू 1, एयर की वैल्यू है 1.0003, मतलब वैक्यूम में जो भी लाइट की स्पीड होगी एयर में उसकी बहुत स्लाइटली कम होगी। वाटर का होता है 1.33, आइस का 1.31, ठीक है, और ऐसे नीचे आता रहेगा। डायमंड का है 2.72, रूबी का है 1.71। ये चीजें हमारे पास, हमने आज चारों जो टॉपिक लिए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। लाइट हमने कर लिया है, रिफ्लेक्शन हमने कर लिया है, रिफ्रैक्शन भी कर लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कर लिया है। इन सब के लॉज जो थे वो भी कर लिए, डिपेंडेंसीज भी कर लिए, फॉर्मूलाज भी बता दिए हैं सब। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन इस पे मिलता है जो आपको समझ नहीं आता है वो आप पूछे। इन पे आए हुए क्वेश्चन, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन, वो भी हम करेंगे, लेकिन वो हम कब करेंगे, वो हम करेंगे जब हमारा चैप्टर खत्म होगा। बुक के क्वेश्चन भी करेंगे, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हाँ आपको जो एनसीईआरटी की बुक है उसके लास्ट के क्वेश्चन में या तो किसी में प्रॉब्लम हो या फिर उन क्वेश्चंस के आपको आंसर समझ नहीं हो, तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, गर्मी से बचिए, कोरोना फैल रहा है उससे भी सेफ रहिए। अब ये समझ के रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू।